आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। वक्फ कानून में तरामीम, आइन मुखालिफ और बुनियादी हुकूक के खिलाफ वक्फ इमलाक को गस्ब करना है मकसद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरंगाबाद में आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा का इनेकाद। मुकर्रिरीन ने शुरका को फराहम की ज़रूरी मालूमात। ज़िले से 2500 से ज़्यादा आज़मीन मुक़द्दस सफ़र पर होंगे रवाना। महाराष्ट्र में मराठी लाजमी है, लेकिन इसके साथ दूसरी ज़बानें भी सीखनी चाहिए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को लाजमी करार देने के फैसले का किया दिफा। रियासत में हिंदी को लाजमी तीसरी जबान करार देने के फैसले की हो रही है शिद्दत से मुखालफत। अपोजिशन ने कहा, किसी भी जबान को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता नाफिज। और अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी कानून के हवाले से मुंबई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ तरामीम इम्तियाजी हैं, हिंदुस्तान के आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों की वक्फ अमलाक को गज़ब करने और तबाह करने की साजिश है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि हुकूमत ने कानून को मंजूर कराने के लिए वक्फ को एक माफिया तंजीम की तरह पेश किया है। मुजद्दिदी ने कहा कि हम पूरी कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। बोर्ड के दीगर जिम्मेदारान और अरकान मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने भी कहा कि वक्फ कानून में तरामीम के पीछे हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। बोर्ड के रुकन मुनसा बुशरा आबिदी ने कहा कि हुकूमत का ये दावा दुरुस्त नहीं कि कानून में तब्दीली से ख़वातीन को फ़ायदा होगा। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ संशोधन लाए गए हैं ये असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14, 25, 26, 29 और 30 के खिलाफ है। दूसरी बात मुझे कहना है कि ये जो लाए गए संशोधन जो है मुसलमानों को जो धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी हासिल है उसको ये छीन रही है। तीसरी बात मुझे कहना है कि सरकार ने ये संशोधन के ज़रिए से वक्फ की पूरी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करने का एक रास्ता निकाला है, इसलिए कि इसने सरकार के जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट अब वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि सरकार का डिजिग्नेटेड ऑफिसर है वो तय करेगा। फिर ये सरकार ने इसमें भी रखा है, बात लाई है कि वक्फ बाय यूज़र की जो प्रॉपर्टी थी उनको सबको जो है वो शक के दायरे में लाके खड़ा कर दिया है। फिर इसी तरह से जो है सरकार ने जो है वो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन था उससे जो एग्जेम्पशन था वक्फ की प्रॉपर्टी को वो छीन लिया है। तो ये जितने भी अहम बातें इसमें आई है वो सब बातें ये बता रही है कि सरकार ज़मीनों पे कब्ज़ा करना चाहती है, वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनना चाहती है, मस्जिदों को तोड़ना चाहती है, कब्रिस्तानों को ख़त्म करना चाहती है। देखिए, हमने ये तय किया है कि हम 10 नवंबर से लेकर 7 जुलाई तक पूरे देश में देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। इस अभियान के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, जलसे होंगे, मुजाहरे होंगे, आंदोलन होंगे, मेमोरेंडम सबमिट किए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम से, इंटरफेथ डायलॉग होगा, राउंड टेबल मीटिंग्स होगी, बत्ती गुल का प्रोग्राम होगा। तो हम ये एक माहौल पैदा कर रहे हैं, एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं जिसमें एक इस बिल के ख़िलाफ़ एक माहौल तैयार कर रहे हैं। उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, ये बताइए कि वक्फ के बिल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस तरीके का विरोध रहेगा? हम हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो गैर कानूनी होगी, चाहे वक्फ का बिल हो या किसी के हितों का हनन हो। हम हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो देश के संविधान से टकराता हो। ये कानून देश के संविधान से टकरा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हो, इस बिल के अंदर क्या आपको ऐसी खासियत लग रही है जो बिल का विरोध आप? इस बिल के अंदर वो खासियत है कि वो मुसलमानों का हर हक छीन लेना चाहती है। ये बदनीयती है, इसलिए इस बदनीयती के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग पूरे देश भर में आंदोलन करने वाले, किस तरीके का आंदोलन होगा? पुरअमन, शांतिपूर्वक, इंसाफ के लिए तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर इंसाफ की लड़ाई। जाहिर है कि ये मामलात हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक के मुताबिक उसी गाइडलाइन के साथ पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है और चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख को हमारा प्रोग्राम अपना ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर है। 26 तारीख को
अपना कलकत्ता में है, एक मई को वहाँ झारखंड के अंदर है। तो इस तरह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे और हमारा पूरा अमन एहतजाज जारी रहेगा। केस चल रहा है लेकिन उसके साथ साथ हम प्रोटेस्ट भी करेंगे क्योंकि पब्लिक प्रेशर भी बना रहे, ये हम चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद के केस में ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत सुकून के साथ जो है कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करते रहे और ट्रस्ट किया हमने, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। उसके बाद में अंत में जाकर के हमको जस्टिस नहीं मिला उस केस में। तो इस हज 2025 के लिए औरंगाबाद ज़िले से 2500 से ज़्यादा आज़मीन रवाना होंगे। इन आज़मीन हज की तरबियत 3 नशिस्तों का सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद की जानिब से ज़िले के आज़मीन को तरबियत फराहम की जाती है। 2 रोज़ा आखिरी तरबियती नशिस्त इसलिए भी अहमियत की हामिल होती है क्योंकि इस नशिस्त में तमाम मालूमात को दोहराया जाता है। दो रोज़ा में वो चारों मज़ामीन को आधा आधा दिन बयान किया जा रहा है। सुबह आज इफ्तिताही खिताब में इस खादिम ने कुछ ज़रूरी हिदायत जो वहाँ रूहानी और ईमानी एतबार से ज़रूरी है वो आज़मीन हज को बतलाई। फ़्लाइट हमारे पास से 17, 18, 19 को औरंगाबाद के लोग जाएंगे मई की, और हज हाउस से बसों के ज़रिए से उनको भेजा जाएगा। तमाम अरकानों से यहाँ पर हमें आरास्त किया गया है और यहाँ पर हमें जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले जाना है, कौन कौन सी चीज़ें ना ले जाना है, क्या क्या सामान साथ में लेना है। तकरीबन सभी यहाँ पर ये हज हाउस में हज कमेटी के ज़रिए से हमें यहाँ पर पूरी की पूरी मालूमात अच्छी तरह से दी गई है। साथ में हज कमेटी की ओर से यहाँ पर हमें खाने का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है, चाय का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है और अतराफ़ से सभी तालुका और दूसरे ज़िले से आने वाले सभी हाजियों का भी यहाँ पर अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया गया है। 2025 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। औरंगाबाद में खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से अब तक 4 नशिस्तें मुकम्मल हो चुकी है। इन नशिस्तों में आज़मीन हज को हर तरह की तरबियत दी जाती है। औरंगाबाद से तकरीबन 2600 हाजी फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। ये तरबियतें औरंगाबाद के हज हाउस में दी जाती है और पूरी तरह से बिला मावज़ा ये तरबियत दी जाती है। एक तरह से खुदा के मेहमानों को यहाँ पर खुदा के दरबार में किस तरह से हाज़िरी देना है, किन बातों का लिहाज रखना है, किन बातों से परहेज़ करना है, ये सारी तरबियती नशिस्तों में बताया जाता है। हमारी नेक ख्वाहिशात इन आज़मीन के साथ है। अल्लाह करे कि ये फ़रीज़ा हज से मामूर हो और बारगाह इलाही में इनका हज मकबूल हो। अज़हरुद्दीन, मुंसिफ टीवी, औरंगाबाद। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नासिक तशद्दुद पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पहले से मनसूबाबंद तरीके से फसाद भड़काने की कोशिश की गई है। पानी के मसले पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में मई और अप्रैल में पानी की किल्लत होती है, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत पानी के मसले को हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी लाजमी है, लेकिन इसके साथ दूसरी ज़बानें भी सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हिंदी की मुखालफत कर रहे हैं वो अंग्रेज़ी को क्यों अपना रहे हैं। इथल्या लोकांनी स्वतः ते अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात पोलिसांना सांगितलं आणि ते अतिक्रमण काढण्याची सुरुवातही त्यांनी स्वतः केली। त्याच वेळी ही सगळी जी मंडळी दंगलीमध्ये दिसत आहेत या मंडळींनी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दगडफेक केली, जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दंग तयार केला आणि म्हणूनच त्याच्यावर कडक कारवाई जी आहे ती करण्यात येईल। जिथे टंचाई आहे तिथे आपण कलेक्टरला अधिकार दिलेले आहेत। कलेक्टरने त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी ज्या काही वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणी। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी को लाजमी करने की इजाज़त नहीं देगी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने पहले से ही 5वीं जमात के तलबा के लिए हिंदी को लाजमी तीसरी ज़बान बनाने का फ़ैसला किया है। शिवसेना यूबीटी के वर्कर्स विंग भारतीय कामगार सेना के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए
ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी को हिंदी ज़बान से कोई नफरत नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा कि हिंदी को ज़बरदस्ती क्यों नाफिज किया जा रहा है। एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने हिंदी को लाजमी तीसरी ज़बान बनाने की रियासती हुकूमत के इक़दाम पर तनकीद की। सुले ने इसे एसएससी बोर्ड को ख़त्म करने की साजिश करार दिया। सुले ने कहा कि महाराष्ट्र में कौमी तालीमी पॉलिसी के ज़बरदस्ती नफाज में मराठी को कमज़ोर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पहले दिन जब जीआर आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि एसएससी बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। तो मैंने पहले दिन भी विनती की थी कि असर का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र में बच्चों की जो शिक्षा है वो भाषा रहे, साइंस रहे, इसमें बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और पहली लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज हमारे लिए मराठी ही रहेगी और रहनी ही चाहिए। और हमारे एसएससी बोर्ड को ये ख़त्म करने की साजिश है। ऐसे कांग्रेस के लीडर विजय वडेट्टीवार ने भी हिंदी ज़बान को लाजमी तीसरी ज़बान करार देने की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि हिंदी ज़बान को लाजमी नहीं बल्कि इख्तियारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों पर ज़बरदस्ती कुछ भी न थोपा जाए। से अपनी भूमिका रखी है, कल भी हमने मुंबई में रखी थी। देखो, भाषावार रचना हुई थी प्रांतों की। जब हमने इस देश को आज़ादी मिली थी तब जब यहाँ पे जितने भी स्टेट बने हैं उस भाषा के आधार पर उसकी सीमाएं तय की गई थी। अब इस तरह जैसे कि आप कर्नाटक में जाओगे तो कन्नड़ भाषा बोलोगे, आंध्रा में जाओगे तो तेलुगु भाषा बोलोगे, ये इस तरह मराठी, आप बिहार में जाओगे तो भोजपुरी बोलोगे। तो मेरा यही सवाल था कि आपको इस भाषा की जरूरत क्या पड़ी? देखो, इसको ऑप्शनल आप रख सकते हैं, ऑप्शनल करो आप, पर सख्ती नहीं कर सकते। हिंदी भाषा की सख्ती करना बोले तो आपको क्या लाना चाहिए? आप किसके इशारे पर स्टेट के अंदर में ये भाषा थोपना चाहते हो? तो सवाल हमारा स्पष्ट रूप से है, मराठी महाराष्ट्र ये मराठी भाषा के अस्मिता के ऊपर, मराठी भाषा ये हमारी मातृभाषा करके हम लोग उसको मानते हैं। और इसमें थर्ड लैंग्वेज जो लाया जा रहा है वो न लाए और मराठी अस्मिता का, मराठी आदमी के अधिकार पर कोई जबरदस्ती नहीं करे, ये हमारी मांग है। इसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से अपनी भूमिका रखी है। शिवसेना यूबीटी के लीडर रामदास दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी ज़बान को लाजमी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हर रियासत में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं जिसका आइन ने हक दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी लाजमी है। तो हिंदुस्तान में भाषिक प्रांत रचना हुई है। गुजराती लोगों के लिए गुजरात, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र, बंगालियों के लिए बंगाल, तमिलों के लिए तमिल, तेलुगु के लिए आंध्रा, ऐसा हुआ है, कन्नड़ियों के लिए कर्नाटक। फिर ये काहे के लिए किया है? महाराष्ट्र में मराठी कंपल्सन करना है बस, बाकी भाषा कंपल्सरी तुम नहीं कर सकते। तुम बाकी जिसको जो पढ़ना हो पढ़ो, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, झगड़ा नहीं, उसको कुछ हम बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं। किसको हिंदी पढ़ना पढ़ो, किसको इंग्लिश पढ़ना पढ़ो, किसको और तमिल पढ़ना पढ़ो, हमको कुछ लेना देना। लेकिन इस महाराष्ट्र में मराठी कंपल्सन। मरकजी वजीर रामदास अठावले का कहना है कि सभी को मराठी सीखना चाहिए, लेकिन किसी पर उसके लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई तिजारती दारुल हुकूमत है और यहाँ मुल्क भर से लोग रहते और काम करते हैं। मराठी भाषा को लेकर आंदोलन होना चाहिए, मराठी भाषा लोगों ने बोलना भी चाहिए, लेकिन मुंबई ये अपने भारत की आर्थिक राजधानी है और मुंबई में सभी भारत के हर राज्य के लोग यहाँ आकर रहते हैं। तो मराठी उन्होंने सीखनी चाहिए, बात सही है, लेकिन उनके ऊपर दबाव लाना, दादागिरी करना ये बात अच्छी नहीं है।
मुझे लगता है कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है और हिंदी बोलने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। राज ठाकरे साहब एक बड़े नेता हमारे महाराष्ट्र के हैं, पॉपुलर नेता भी है, बहुत बड़े अच्छे वक्ता भी है, लेकिन उन्होंने मतलब इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मराठी के लिए हमको भी अभिमान है, हम लोग मराठी आदमी है, लेकिन मराठी पार्टी लगाना यहाँ से ठीक है, लेकिन रियासत में मराठी अहम है, लेकिन मुल्क की दीगर रियासतों में राब्ते के लिए हिंदी भी ज़रूरी है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत प्रताप राव जाधव ने ये बात कही। मरकज़ी वज़ीर ने MNS को तनकीद का निशाना बनाया। पाहिजे, मराठी भाषेला प्राधान्य असलं पाहिजे। केंद्र सरकारच्या राजभाषा समितीवर मी 7 वर्ष काम केले। हे बघा, भाषा हे लोकांना जोडण्याचं साधन आहे। आपण मराठीचा अधिकार मराठी महाराष्ट्रामध्ये बोलली पाहिजेत, वापरली पाहिजेत, त्याच्यामध्ये दुमत नाही, पण महाराष्ट्र औरंगाबाद में महाराणा प्रताप के मुजस्समे की नकाबकुशाई की गई। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह एक मुहिब वतन थे जिन्होंने आखिरी दम तक मुल्क के लिए जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह का मुजस्समा सही मानों में हौसला अफजाई और बहादुरी की अलामत है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर का मुजस्समा हम सब के लिए तहरीक का जरिया है। उस दौर की जितने भी साहित्य हैं, जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं, महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों का गौरवपूर्ण चित्रण किया गया, जिनके त्याग और संघर्ष ने इस देश की आत्मा को जगाने का काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन की दिशा में एक बड़ा मोड़ आया। वामपंथी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित कुछ इतिहासकारों ने धीरे धीरे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज जी शिवाजी जैसे महान राष्ट्र नायकों को मुख्य धारा के इतिहास से हाशिए पर डालने की भरपूर कोशिश की। उनके योगदान को या तो कम करके दिखाया गया या पूरी तरह से नकारने की कोशिश की गई। यह न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अन्याय था मेरे बहनों भाइयों, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उनके गौरवशाली अतीत को भी छीनने का यह कुत्सित प्रयास था। इतिहास को इस प्रकार तोड़ मड़ोड़ कर यह प्रस्तुत किया गया। कालखंड और विचारधारा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के खिलाफ मुंबई में यूथ कांग्रेस ने एहतजाज किया। मुंबई यूथ कांग्रेस के सदर अखिलेश यादव ने अपने यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ मुंबई ईडी के दफ्तर को ताला लगा दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के नासिक में एक गैर मजाज दरगाह के इंहदाम के दौरान तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में MIM के लीडर मुख्तार शेख को गिरफ्तार किया गया। मुख्तार शेख को पुलिस पर हमला करने और लोगों को उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के वेले पार्ले में वाक़ दिगंबर जैन मंदिर को BMC की तरफ से गिराए जाने के खिलाफ जैन बिरादरी में शदीद नाराज़गी है। अदालती हुक्म का हवाला देते हुए मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वेले पार्ले ईस्ट में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को मुनहदिम कर दिया। कार्रवाई के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पर मजहबी किताबों और जैन मत की मजहबी अशिया की बेहुरमती का भी इल्ज़ाम है। जैन मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ जैन कम्युनिटी के लोगों ने शदीद एहतजाज किया। कम्युनिटी ने इस कार्रवाई को गैर ज़रूरी करार दिया। जैन कम्युनिटी ने BMC के अहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। जैन बिरादरी ने यह भी मुतालबा किया कि मुनहदिम शुदा जैन मंदिर को उसी जगह दोबारा तामीर किया जाए। मुंबई के सैफी अस्पताल में एक नौजवान लड़की की मौत के बाद मुतवफ़्फ़ी अहल खाना ने खूब हंगामा किया। अहल खाना ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मामले की जांच करते हुए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इम्प्रूवमेंट था ही नहीं ना सर, क्योंकि बच्ची सुबह से बेल मार रही है, ना एक नर्स उसके नजदीक जा रही है, ना कोई डॉक्टर आके उसको देख रहा है। ये कौन सा तरीका है सर, बताओ ना। इतना बड़ा ताजमहल के जैसा हॉस्पिटल बनाए हैं, तो इस हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट ही सही नहीं मिले सिर्फ पैसे के लिए, तो गरीब लोग जाएंगे किधर। सब बोलना सही है कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो आप म्यूनसिपैलिटी में जाओ, बात सही, लेकिन कंडीशन होती है जब बच्चे की हालत एकदम खराब हो गई थी वो हमको मजबूरी में लाना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि हमने कभी पैसा नहीं भरे या हमने बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, हमने हर टाइम जब भी पैसा मांगे पैसा दिए। आज सुबह में डिपॉजिट करने बोले तो हमने वो भी कर दिया। और क्या गुनाह किए बताओ ना, क्या गुनाह की। हमारी गलती कुछ है तो आप लोग वो भी बोलो तो हम लोग एक्सेप्ट करते। और बड़े दवाखाने में लोग क्यों लाते कि वो बूढ़े बाड़ी नहीं थी, जवान बच्ची थी, कि अच्छे दवाखाने में ले जाएंगे तो जल्दी अच्छी हो। मुंबई पुलिस ने 8,761 बंदूकों को नाकारा बना दिया। पुलिस जराये ने बताया कि इन बंदूकों में देसी साख्ता पिस्तौल, रिवॉल्वर और गैर मुल्की साख्ता पिस्तौल के अलावा तलवारें और दीगर असलहा शामिल हैं। इन असलहे को नाकारा बनाकर स्क्रैप में फरोख्त कर दिया गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। वक्फ कानून में तरामीम आइन मुखालिफ और बुनियादी हुकूक के खिलाफ वक्फ अमलाक को गजब करना है मकसद। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों की मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरंगाबाद में आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा का इनेकाद। मुकर्रीन या शुरका को फराहम की ज़रूरी मालूमात। ज़िले से 2,500 से ज़्यादा आज़मीन मुक़द्दस सफ़र पर होंगे रवाना। महाराष्ट्र में मराठी लाजमी है, लेकिन इसके साथ दूसरी ज़बानें भी सीखनी चाहिए। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को लाजमी करार देने के फैसले का किया दिफा। रियासत में हिंदी को लाजमी तीसरी जबान करार देने के फैसले की हो रही है शिद्दत से मुखालफत। अपोजिशन ने कहा किसी भी जबान को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता नाफिज। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।